मूवी की शुरुआत एक शांत सी दिखने वाली पॉन शॉप से होती है, जिसमें काले कपड़ों में एक रहस्यमयी आदमी ड्रेक अंदर आता है। वह धीरे धीरे पूरी दुकान में नजर घुमाता है, फिर मौका पाकर दुकानदार के सामने एक पुरानी एंटिक घड़ी रख देता है। दुकानदार घड़ी देखकर कहता है, ये तो नकली लग रही है, इसके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। पर तभी वह नोटिस करता है कि घड़ी अब भी चल रही है, लेकिन वह ज्यादा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह घड़ी टाइम बम की तरह फट जाती है और दुकानदार के साथ पूरा काउंटर ही उड़ जाता है। पता चलता है कि यह सब ड्रेक का ही एक प्लान था। अगले ही पल ड्रेक के और भी नकाबपोश साथी हथियार लेकर दुकान में घुस आते हैं। असल में यह पॉन शॉप सिर्फ ऊपर से एक दुकान है, अंदर पीछे की ओर इसमें कोई गैर कानूनी कामों का अड्डा बना हुआ है। ड्रेक और उसके साथी सारे गार्ड्स को घेर करते हुए नीचे एक अंडरग्राउंड क्लब जैसी जगह में पहुंचते हैं, जहां ड्रेक मैनेजर को पकड़ लेता है। मैनेजर घबरा कर बताता है, यहाँ कुछ नहीं है, सब आज दोपहर ही हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। लेकिन जब ड्रेक सच निकलवाने के लिए उसके दोनों कानों पर गोली मार देता है तो मजबूरी में मैनेजर उन्हें लॉकरों की पंक्ति के पीछे छिपे उस सीक्रेट रूम में ले जाता है, जिसकी तलाश में वे सब यहाँ आए होते हैं। पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ होता है। ड्रेक के साथ ही बिना समय गवाए सारे पैसे अपने सूटकेसों में भर लेते हैं। उनके बाहर निकलते ही ड्रेक कमरे में मौजूद सारे लोगों को मारने वाला होता है ताकि कोई गवाह न बचे। पर तभी उसका एक साथी उसे रोक लेता है, रहने दो, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा। तो ड्रेक भी उसकी बात मानकर बंदूक रख देता है। लेकिन अगले ही पल वह एक ग्रेनेड उछालकर वहां मौजूद सारे लोगों सहित पूरे कमरे को ही उड़ा देता है। थोड़ी देर में लूट के सारे पैसे लेकर वे सब एक तय जगह पर पहुंचते हैं, जहां उनका असली बॉस रोड्स उनसे कहता है, कुछ दिन सब गायब हो जाओ और एक दूसरे से मिलना बंद कर दो, हमेशा की तरह हम बाद में पैसे बांट लेंगे। साथ ही रोड्स ड्रेक को बताता है कि उनका पुराना पायलट अब उनके साथ नहीं है। उनका नया पायलट सारे पैसे लेकर अगले ठिकाने की ओर उड़ान भरता है, लेकिन तेज तूफान की वजह से उसके प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन सारे पैसों सहित ही क्रैश होकर बर्फीले इलाके में कहीं गिर जाता है। अब कहानी 5 महीने आगे बढ़ती है, जहां हारन नाम का एक आदमी दूर कहीं बर्फ से जमी झील में मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसे पास ही अचानक बर्फ से बाहर निकला हुआ एक इंसानी हाथ दिखाई देता है। जब वह बर्फ हटाकर देखता है तो वह उसी क्रैश हुए प्लेन का मरा हुआ पायलट होता है। हारन को पास ही एक जगह बर्फ में उनका सूटकेस भी पड़ा दिखाई देता है, जो किसी तरह ऊपर आ गया होता है। हारन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे नीचे झील की गहराई में क्रैश हुआ प्लेन भी दिख रहा होता है। वह सूटकेस लेकर अपने टेंट में लौट जाता है। अगली सुबह झील के एंट्रेंस पर एक नेटिव अमेरिकन गेम वार्डन एनी कुछ टूरिस्टर्स को रोकते हुए कहती है कि झील बंद है, बर्फ की मोटाई 4 इंच से भी कम है। एक टूरिस्ट बदतमीजी से पूछने लगता है, हमें रोकने वाला कौन है? एनी के साथ शेरिफ भी वही खड़ा होता है, लेकिन वही कुछ नहीं कहता। तो एनी मामला संभालते हुए टूरिस्ट की कार के टायर पर व्हील लॉक लगाने लगती है। शेरिफ उसे रोकने की कोशिश करता है कि टूरिस्ट से हमें पैसा मिलता है, पर एनी नहीं सुनती। तो आखिर में शेरिफ को खुद ही टूरिस्ट को समझाना पड़ता है। इसके बाद शेरिफ एनी को बताता है कि एक स्थानीय निवासी जेड ने मदद के लिए कॉल किया है। उसकी गाड़ी झील के बीच फंस गई है, तो एनी उस जगह की ओर निकल बढ़ती है। उसके बाद वे दोनों अपने बाकी 2 साथियों के साथ झील के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पैन उन्हें बताता है कि अगले 10 घंटों में बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। तभी वे नोटिस करते हैं कि उनका ट्रैकर भी बर्फ के नीचे मूव कर रहा है, या तो पानी की धारा से या फिर शायद ट्रैकर किसी आदमी को मिल चुका है। इधर एनी भी अब जेड की मदद करने झील में पहुंच जाती है और उसके ट्रक को रस्सी से बांधकर निकालने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे हारन भी पैदल चलता हुआ उनकी ओर आता दिखता है। जेड बताता है कि हारन ऐसे ही अपनी लापता पत्नी को खोजता रहता है। एनी हारन से पूछताछ करने लगती है, क्या तुम्हारे पास फिशिंग लाइसेंस है? और जब एनी उसका सामान चेक करती है तो उसे भी हारन के सामान में पैसों से भरा हुआ सूटकेस दिख जाता है। वो हैरान होकर पूछती है, ये क्या है? तो हारन बताता है कि मुझे ये पैसे बर्फ के नीचे से मिले हैं। लेकिन एनी विश्वास नहीं करती और उसे अच्छी तरह चेक करके उसके हाथ बांध देती है। एनी तुरंत शेरिफ को कॉल करके बताती है कि मुझे यहाँ मछली पकड़ने वाला एक आदमी मिला है, जिसके पास पैसों से भरा सूटकेस है। तभी ड्रेक भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। ड्रेक एनी से कहता है, शायद तुमने हमारी कोई चीज उठा ली है, और सब बंदूक तान देता है। लेकिन जब एनी के ट्रक में उन्हें एक ही सूटकेस मिलता है तो ड्रेक पूछने लगता है, बाकी कहाँ है? एनी को कुछ भी नहीं पता होता, फिर भी ड्रेक उस पर बंदूक तान देता है। तो एनी की जान बचाने के लिए हारन ड्रेक पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाकर जेड भी बंदूक उठाकर ड्रेक और उसके आदमियों पर गोलियां चलाने लगता है। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन ड्रेक की एक साथी सेरीना चुपके से जेड को गोली मार देती है। मौका पाकर एनी अपना ट्रक लेकर भागने की कोशिश करती है,
लेकिन उसका ट्रक अभी भी जेड की ट्रक से बंधा होता है। तो हरन जल्दी से ट्रक का एजर्ट करता है और दोनों तेजी से वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन ड्रैक की साथी सेरीना भी उनके ट्रक में कूद जाती है। हरन उसे चलते ट्रक से बाहर धक्का दे देता है, लेकिन उसके साथ साथ सूटकेस भी ट्रक से गिर जाता है और टूटी हुई बर्फ से झील के नीचे चला जाता है, जहां सारे पैसे भी बर्फीले पानी में बिखर जाते हैं। आगे बढ़ते हुए एनी हारन से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? तो हारन बताता है, मुझे जहां से वह सूटकेस मिला था वहीं बर्फ के नीचे एक प्लेन है और शायद उसके अंदर ही इनके और भी पैसे हैं। एनी समझ जाती है कि वे लोग इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और सोचने लगती है, मेरा काम सिर्फ लाइसेंस चेक करने का है, मुझे इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वह रेडियो पर शेरिफ को मदद भेजने के लिए कॉल करती है तो शेरिफ भी उनकी मदद के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी एनी की कार भी खराब होकर झील के बीचों बीच रुक जाती है। वहां की बर्फ बहुत पतली होती है, इसलिए हारन के कहने पर एनी उसके हाथ खोल देती है। फिर दोनों अपने शरीर पर एक रस्सी बांधकर बर्फ पर चलना शुरू कर देते हैं ताकि दोनों में से कोई भी झील में न गिर जाए। इधर पीछे ड्रैक की टीम भी एनी के खराब ट्रक तक पहुंच जाती है और हारन एनी को दूर पैदल जाता हुआ देखकर उनकी ओर बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कार बर्फ में धंस जाती है और तेजी से डूबने लगती है। वे अपने साथी एलिस को झील में डूबती कार से आखिरी पलों में किसी तरह खींचकर बचा लेते हैं, लेकिन उनकी कार झील की गहराई में ही समा जाती है। थोड़ी देर में उनका एक और साथी डैक्स उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। वे अपने साथ एक स्नो मोबाइल लाया होता है। ड्रैक उसे स्नो मोबाइल लेकर हारन और एनी का पीछा करने कहता है और खुद बाकी टीम के साथ मजबूत रास्ते से जाने का प्लान बनाता है। इधर हारन अब एनी को झील के किनारे बने अपने टेंट की ओर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में दोनों बेहद पतली बर्फ तक पहुंच जाते हैं। हारन कहता है, हमें तेजी से दौड़कर यहाँ से निकलना होगा। दोनों टूटती बर्फ पर दौड़ते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं। हारन तेजी से अपने टेंट में जाकर सामान निकलने लगता है। वहीं एनी हारन के परिवार की फोटो देखती है, लेकिन हारन कोई जवाब नहीं देता। उसके सामान में एक धनुष बाण और कई भालू वाले ट्रैप होते हैं। इस बीच डैक्स भी स्नोमोबाइल से पीछा करते हुए दोनों को झील के किनारे देख लेता है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही हारन रास्ते में कई ट्रैप लगा देता है, जिससे डैक्स की स्नोमोबाइल उन ट्रैप्स से टकराकर उलट जाती है। फिर भी डैक्स किसी तरह अपनी बंदूक उठाने दौड़ पड़ता है, तो हारन उसे तीर मारकर रोकता है। दोनों में जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन हारन खुद को बचाने के चक्कर में बर्फ टूटने से खुद ही पानी में गिर जाता है। हारन किसी तरह बर्फ के नीचे से तैरकर डैक्स के पैरों के पास निकल आता है और तीर से उस पर प्रहार करता है, लेकिन डैक्स फिर से उस पर बंदूक तान देता है। तो एनी पीछे से आकर भालू वाले ट्रैप को डैक्स के गले में ही फंसा देती है। फिर वह तेजी से हारन को पानी से खींचकर बाहर निकलती है और दोनों फिर से वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर में ड्रैक की टीम भी उस जगह तक पहुंच जाती है जहां डैक्स बर्फ में गिरा हुआ निर्जीव पड़ा होता है। ये नजारा देखते ही उनकी साथी सेरीना, जो डैक्स की प्रेमिका भी है, पूरी तरह सदमे में चली जाती है। ड्रैक आगे बढ़कर उसे संभालता है, लेकिन सेरीना अब और भी ज्यादा गुस्से में बंदूक उठाकर अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने तैयार हो जाती है। इधर एनी अब हारन को जंगल में बनी एक गुफा की ओर लेकर जा रही होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ठंड से हारन की हालत तेजी से बिगड़ रही होती है और तभी पीछे से सेरीना भी उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। एनी देखती है कि उनके पैरों के निशान बर्फ पर दिख रहे हैं, इसलिए वह हारन के साथ बर्फ छोड़कर पानी के रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन पीछे पेन भी समझ जाता है कि वे लोग पानी वाला रास्ता ले चुके हैं। पानी से बाहर निकलकर एनी एक टहनी से उनके पैरों के निशान मिटाने लगती है, लेकिन पेन भी उस जगह का स्थानीय है, इसलिए वह उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह घने जंगल में सबको रोक कर बताता है कि यह जगह एक पवित्र मेडिसिन भील है और यह भालू का इलाका है, लेकिन कोई उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसी वजह से सेरीना एक बियर ट्रैप में फंस जाती है। सब उसे बचाने दौड़ पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एनी और हारन चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और बड़ी बड़ी गुफाओं की एक श्रृंखला में घुस जाते हैं ताकि ड्रैक की टीम उन्हें ढूंढ न पाए। पीछे ड्रैक और उसके साथी भी किसी तरह सेरीना को ट्रैप से निकालकर पास ही दिख रहे एक केबिन में घुस जाते हैं। सेरीना की टांग बुरी तरह घायल हो चुकी होती है, इसलिए सब मिलकर उसका घाव साफ करके इलाज करने लगते हैं। इधर गुफा में एनी अब आग जला लेती है ताकि हारन को गर्मी मिल सके। वे हारन से पूछती हैं,
क्या ये सच है कि तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो? तो हारन कहता है, नहीं, मेरी पत्नी मर चुकी है। फिर हारन उसे अपनी कहानी बताता है कि जब मैं अफगानिस्तान में था तब हमने अपनी बेटी खो दी थी। वो फेफड़ों के इन्फेक्शन से मर गई और जब मैं वापस घर लौटा तब तक मेरी पत्नी पहले ही टूट चुकी थी। वो मुझसे दूर रहने लगी, मुझसे बात भी करना बंद कर दिया। पूरे घर में बस खामोशी रह गई। मैंने भी दर्द से निपटने के लिए शराब का सहारा लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी पत्नी कब से वहां मरी पड़ी रही। एनी को पता चलता है कि हारन की पत्नी भी उसकी ही तरह इस इलाके में रहने वाली एक जनजातीय नेटिव अमेरिकन थी। तो वो हारन का दुख समझते हुए उसे बताती है कि हमारे यहाँ एक शुद्धिकरण का रिवाज है। ये हमें अपने खोए हुए लोगों का शोक बनाने में मदद करता है और आगे बढ़ने में भी यह रिवाज तुम्हें भी अपने अपराध बोध से निकलने में मदद कर सकता है। इसी बीच ड्रैक की टीम का असली बॉस रोड्स भी अपनी बाकी टीम से मिलने उस केबिन में पहुंच जाता है। ड्रैक तुरंत उसे स्थिति समझाता है कि सब कंट्रोल में है, बस एक गेम वार्डन और एक शिकारी का झंझट बचा है। रोड्स सरीना को दिलासा देता है कि हम डैक्स की मौत का बदला जरूर लेंगे। फिर रोड्स उन सबको बताता है कि हमारी टीम का एक सदस्य ऐसा है जो पहले ही हमसे पैसे चुराने की अलग योजना बना चुका था और वह एलिस की ओर इशारा करता है। एलिस भी घबराकर माफी मांगने लगता है, लेकिन रोड्स शांति से उसके सीने में चाकू घोंपकर उसे मार डालता है और कहता है, कल हम पहले उस वार्डन को मारेंगे, फिर उस शिकारी को भी मार देंगे। अगली सुबह एनी और हारन जैसे ही गुफा के बाहर निकलते हैं, उन्हें बाहर ओज नाम का एक आदमी रोक लेता है, जिसे एनी भी पहचानती है। वह एनी को अकेले अपने पास बुलाकर बताता है कि उनकी कम्युनिटी में ये माना जाता है कि हारन उसकी भांजी को बहला कर ले गया था और यही उसकी मौत का जिम्मेदार है। लेकिन हारन भी गुस्से में कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। एनी बीच बचाव करती है कि पहले हमें उन लोगों से बचना होगा। ओज और एनी एक ही समुदाय के हैं, इसलिए वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ओज उन्हें अपने साथियों के साथ झील में ले जाता है और झील के नीचे फंसी मीथेन गैस दिखाता है जो बेहद विस्फोटक है। फिर ओज उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है और एनी को ताना मारता है कि तुम अपनी जमीन से अपना रिश्ता खो चुकी हो, तुमने यह यूनिफॉर्म पहनकर खुद को बेच दिया। लेकिन एनी कहती है, मैं इसे पहनकर अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा कर रही हूँ। बाद में हारन ओज के पास जाकर कहता है, जो लोग हमें मारने आए हैं वे एक ऐसे प्लेन की तलाश में हैं जिसमें करोड़ों डॉलर हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी जनजाति को इससे फायदा हो सकता है। बरोज इससे और भड़क कर कहता है, तो तुम अब पैसे से हमारी माफी खरीदने आए हो। कुछ देर बाद शेरिफ वहाँ पहुँच जाता है और एनी से कहता है, बैकअप आ रहा है, बस मुझे बता दो प्लेन कहाँ है। हेडक्वार्टर लोकेशन जानना चाहता है, लेकिन एनी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने शेरिफ को प्लेन वाली बात बताई ही नहीं होती है। लेकिन एनी मना करती है तो शेरिफ अपनी बंदूक निकाल लेता है। वह जबरदस्ती एनी और हारन को अपनी कार में बैठाकर वहां से निकल जाता है और उन दोनों को लेकर झील के किनारे रोड्स और उसकी टीम के हवाले करने जाने लगता है। हारन शेरिफ से कहता है, मैं तुम्हें सीधे प्लेन तक ले जा सकता हूँ, तुम्हें उन लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें जाने दो। मेरे बैग में जीपीएस ट्रैकर है और उसी में उस जगह के कूनर डिनेट्स है। लेकिन जैसे ही शेरिफ बैग में हाथ डालता है, उसका हाथ बैग में रखे एक भालू वाले ट्रैप में फंस जाता है और कार अनबैलेंस होकर बुरी तरह पलट जाती है। रोडस और उसके साथ ही दूर से कार को पलटते देख लेते हैं और उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। हारन खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और एनी को भी बाहर निकालता है, लेकिन शेरिफ फिर से हारन पर बंदूक तान कर फायरिंग शुरू कर देता है। हारन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से सेरिना की गोली शेरिफ को लग जाती है। वो अपनी पूरी टीम के साथ उनकी ओर बढ़ रही होती है। हारन किसी तरह उसका ध्यान भटकाता है और शेरिफ की बंदूक उठाकर उसे गोली मार देता है, लेकिन पीछे से ड्रेक भी हारन को गोली मार देता है। गोली हारन को लगती है पर वह मरता नहीं है। रोड्स पैन को आदेश देता है कि एनी को खत्म कर दो, लेकिन फादर बनने के बाद से पैन हिंसा के खिलाफ हो चुका होता है, इसलिए वह एनी को मारने से मना कर देता है। तो रोड्स गुस्से में पैन को ही गोली मार देता है। वह एनी पर भी गोली चलाने वाला होता है, लेकिन मरने से पहले पैन अपना लाइटर चलाकर झील में फंसी मीथेन गैस पर फेंक देता है, जिससे वहां पूरे इलाके में आग के फव्वारे निकलने लगते हैं और रोड्स उसी आग में जिंदा जल जाता है। हारन किसी तरह आग से बचकर किनारे तक पहुंचता है और घबराते हुए एनी को ढूंढने लगता है, लेकिन ड्रेक अब भी जिंदा बचा होता है, इसलिए वह एनी को अपने कब्जे में ले लेता है और उन दोनों को धमकाता है, मुझे प्लेन तक ले चलो तो शायद तुम दोनों जिंदा बच जाओ। और अगली गोली उसके दाएं कान पर भी मारने वाला होता है, लेकिन एनी छूटकर भागने की कोशिश करती है तो मौका पाकर हारन भी ड्रेक पर हमला कर देता है, लेकिन ड्रेक फिर से हारन पर हावी हो जाता है। तो एनी भी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे से ड्रेक पर
हमला कर देती है। हारन तेजी से बाहर की ओर भागता है, लेकिन ड्रेक भी तुरंत बाहर निकलकर फिर से उस पर टूट पड़ता है। वे हारन को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी एनी फिर से बीच में कूदकर हारन की जान बचाने की कोशिश करती है और आखिरकार इसी संघर्ष के बीच हारन एक टूटी हुई चप्पू की नोक ड्रेक के गले में घोंप देता है और एक जोरदार लात मारकर उसे जमी हुई झील में गिरा देता है, जिससे ड्रेक सीधा बर्फ दौड़कर बर्फीली झील की गहराई में समा जाता है। अगले कुछ दिनों तक हारन झील के बीच अकेला फास्टिंग करता है। ये एनी की जनजाति के शुद्धिकरण रिवाज की तैयारी होती है। रिवाज के दौरान हारन जब सबके साथ ध्यान में बैठा होता है तो अचानक उसे अपनी मृत पत्नी की झलक दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, जैसे कह रही हो, अब खुद को माफ कर दो। हारन की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह दुख भरे मन से उसे जाने देता है और अपने गहरे गिल्ट से आखिरकार मुक्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद एनी ओज को बताती है कि पुलिस को हारन की बताई जगह में प्लेन मिल गया है, लेकिन 20 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन ही मिले। तो ओज भी हैरान होने का नाटक करता है और तभी एनी को सच्चाई पता चलती है कि हारन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बाकी पैसा निकालकर ओज और उसकी जनजाति को दे चुका था, ताकि वे लोग अपने समुदाय के लिए एक नया कम्युनिटी हॉस्पिटल बना। अंत में एनी हारन से मिलने झील पर पहुंचती है, जहां हारन एनी की छोटी सी बेटी को झील में मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। दोनों के चेहरों पर एक सुकून होता है, जैसे सारी लड़ाइयों के बाद आखिरकार उन्हें अपनी सही जगह मिल गई हो। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी।